हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स और अभी हम कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी। तो उसी क्रम में ये मेरा तीसरा वीडियो और आज हम करेंगे थियरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। तो देखिए, बहुत डर लगता है स्टूडेंट्स को रिवील प्रेफरेंस थ्योरी से, लेकिन मेरा दावा है ये वीडियो देखने के बाद ये थ्योरी आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी और आपको फिर कभी इससे डर नहीं लगेगा। और ये शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं ये बता दूं कि एग्जाम में जो ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है उसकी क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है। तो इसकी क्रोनोलॉजी वैसे मैं पिछले अपने 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे। और सिंपली आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो आया वो था मार्शल का, एल्फ्रेड मार्शल का जो था हमारा कार्डिनल एनालिसिस। उसके बाद ऑर्डिनल एनालिसिस आया, जिसमें अधिकतर आपको क्वेश्चंस में हिक्स का नाम दिखेगा और हिक्स का नाम ही सही है। एलन ने असिस्ट किया था हमको, तो हिक्स और आरजेडी हिक्स और एलन का नाम साथ में इसलिए लिया जाता है कि क्वेश्चन में अगर सिर्फ हिक्स है तो वो करेक्ट होगा। और थर्ड है हमारी ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जिसे कि दिया था पॉल सिमल्सन ने 1938 में। ठीक है, 1938 में ये दिया था इसे पॉल सिमल्सन ने। ठीक है, ये पॉल सिमल्सन। तो ये जो थ्योरी है, ये जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर की स्टडी करती है। ठीक है, जो हमारी पहले की 2 थ्योरीज है उससे बिल्कुल उलट अप्रोच है इसकी। ये जो है ये पहले वाली जो थ्योरी है वो इंट्रोस्पेक्टिव नहीं थी या सेल्फ एनालाइजिंग नहीं थी, लेकिन ये जो थ्योरी है ये इंट्रोस्पेक्टिव है। कैसे है, जब हम इसको थ्योरी को करेंगे तो हम अच्छे से हमें समझ में आएगा। और इसीलिए चूंकि ये बिहेवियर का एनालिसिस करती है, इसे बिहेवियरल ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी भी कहते हैं। बिहेवियरल ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी नाम ध्यान रखना है आपको। क्यों? क्योंकि ये बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करके उसके हिसाब से यूटिलिटी फंक्शन को बनाती है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा है जब हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कर रहे थे। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और जो हमारा कार्डिनल अप्रोच था, पहले क्या होता है, पहले जो उपभोक्ता है अपनी प्रेफरेंसेस डिसाइड करता है। ठीक है, उपभोक्ता प्रेफरेंसेस डिसाइड करता है, उसके बाद यूटिलिटी फंक्शन बनता है और यूटिलिटी फंक्शन के हिसाब से फिर चॉइसेस डिसाइड होती हैं, जिसे हम वो मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन जैसे ये कुछ इस तरह का होता है अपने y इज इक्वल टू x प्लस 3y स्क्वायर, कुछ इस तरह का यूटिलिटी फंक्शन, या और भी कई तरह के यूटिलिटी फंक्शन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का तो उसमें देखते हैं। और फिर हम इससे मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज क्या करते हैं, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं और फिर ये हमारी चॉइसेस डिसाइड होती है। थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ा है तो जब हम अपने इस एनटीए नेट के कोर्स के दौरान करेंगे तो आप इस बारे में भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, लेकिन जबकि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में उल्टा है। पहले कंज्यूमर अपनी चॉइसेस को डिसाइड करता है, फर्स्ट चॉइसेस डिसाइड होती हैं, उस हिसाब से यूटिलिटी फंक्शन बनता है और उसी हिसाब से फिर प्रेफरेंसेस को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल उल्टा है ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच से। थोड़ा सा मैं कहूंगी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की। ये जो है सेमिल्सन ने क्या किया, लोगों का जो बिहेवियर था उसे ऑब्जर्व किया। ठीक है, कंज्यूमर्स ले लिए 1 2 3 4। ठीक है, ये कंज्यूमर्स ले लिए एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर इनका बिहेवियर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैसा इनका बिहेवियर होता है और फिर उस हिसाब से उन्होंने यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव किया। ओके, तो पहले तो इन्होंने इनको ऑब्जर्व किया कंज्यूमर्स को, फिर यूटिलिटी फंक्शंस को डिराइव किया और फिर उससे जो है प्रेफरेंसेस हमारी डिसाइड हुई। ओके, तो देखिए ये जैसा यहाँ पे लिखा है, फॉर्मर टू एज्यूम्स दैट कंज्यूमर नोज हिज हर प्रेफरेंसेस क्लियरली। ठीक है, पहले के जो 2 थी, यानी कि कौन सी, हमारा जो है कार्डिनल एनालिसिस और हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, वो क्या कहते थे कि कंज्यूमर को बिल्कुल सही से पता है कि उसके क्या प्रेफरेंसेस हैं और उसी के बेस पे वो
चीजों को चूज करता है कि उसे क्या खरीदना है। लेकिन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कहती है कि कंज्यूमर इतना ज्यादा समझदार नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले वो अपनी प्रेफरेंसेस डिसाइड करता है और उस बेस पे कंज्यूमर की चॉइस पता लगाई जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आइए देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन, इसे मैं नाम दे दूं ए बी। ए बी तो है, यहाँ पे कुछ और नाम दे देते हैं, मैंने इसको नाम दे दिया पी क्यू। तो ये लाइन पी क्यू क्या है, ये लाइन है हमारी बजट लाइन। ठीक है, ये लाइन हमारी बजट लाइन है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, ये जो है ये होंगे हमारे मोस्ट प्रिफर्ड बंडल। ठीक है, कंज्यूमर ये इनको सबसे ज्यादा प्रेफर करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो है उसका पूरा बजट का अमाउंट एग्जॉस्ट हो चुका होता है। उसके नीचे के जो बंडल हैं ई डी सी, ये लेस प्रेफर्ड बंडल होंगे, बिकॉज वो पूरी इनकम नहीं स्पेंड कर पा रहा है, उसके पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। तो इस थ्योरी में हम ये मानकर चलते हैं कि वो मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर तभी होगा जबकि वो अपनी पूरी इनकम को खर्च कर लेगा और अपनी पूरी इनकम का पूरा लाभ उठाएगा, पूरे मजे लेगा, अपने जो भी वो पैसा कमा रहा है उसको खर्च करके उसकी पूरे मजे लेगा। तो इसलिए ई डी और सी जो है वो लेस प्रेफर्ड बंडल है, क्योंकि यहाँ पर इनकी पूरी इनकम, कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है, कंज्यूमर हमेशा चाहेगा कि वो ई से ए पे आ जाए, ई से बी पे चला जाए, या डी से बी पे चला जाए, सी से बी पे चला जाए, डी से ए पे चला जाए, यानी वो हमेशा ऊपर बजट लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा है देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, ए इज रिवील्ड एज प्रिफर्ड टू ई। ठीक है, ये ए इज रिवील्ड टू प्रिफर, यानी कि ए जो है उसको प्रिफर किया जाता है ई से, बिकॉज ए इज ऑन बजट लाइन एंड ई इज बिलो द बजट लाइन। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये देखिए पॉइंट जी, तो पॉइंट जी जो है वो नॉट अफोर्डेबल है। तो पॉइंट जी जो है वो नॉट अफोर्डेबल है, इसलिए कंज्यूमर ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट पे वो, इस बंडल पे वो नहीं जा सकता, इस पॉइंट पे नहीं जा सकता, इस बंडल को कंज्यूम ही नहीं कर सकता। तो जी के तो लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ई को वो अफोर्ड कर सकता है, बट ये लेस प्रेफर्ड बंडल है। प्रेफर्ड, मोस्ट प्रेफर्ड बंडल कौन से है, जो कि बजट लाइन पे है। तो ये तो हो गया रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का पहला पार्ट। क्या है, कंज्यूमर प्रेफर्स ए ओवर ई बिकॉज एट ए ही इज कंज्यूमिंग ऑल द मनी इनकम ही हैज। ठीक है, अब देखिए दूसरा दूसरा पार्ट। दो तरह की प्रेफरेंसेस होती हैं, दो तरह की थ्योरीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ प्रेफरेंस एंड वीक एक्सियम ऑफ प्रेफरेंस, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं रैप एंड स्ट्रैप। ठीक है, रैप एंड स्ट्रैप, स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस एंड वीक एक्सियम्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। तो देखते हैं ये क्या होता है। बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझेंगे इसको, और आपके दिमाग में ये एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा अब ये अगली स्लाइड को। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहले तो ये दो बजट लाइंस हैं, इसका मैंने नाम नहीं लिखा है। देखिए ये मैं मान लेती हूँ ये है बजट लाइन x1 एंड दिस इज बजट लाइन x2। तो दो बजट लाइंस हैं। सपोज वो बजट लाइन x1 पर है, कंज्यूमर कंज्यूमर अगर बजट लाइन x1 पर है तो यहाँ पे ये माना मैंने a पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। अगर x1 पर है तो उसके लिए प्रेफर्ड बंडल कौन सा होगा, ए वो चूज करेगा। बी इज अफोर्डेबल, वाइल बी इज अफोर्डेबल, बी को अफोर्ड कर सकता है लेकिन वो ए को चूज करेगा बिकॉज ए इज द मोस्ट प्रेफर्ड बंडल इन दिस सिचुएशन। ठीक है, अब एक दूसरी बजट लाइन लेते हैं हम x2। ठीक है, अगर ये x2 पे जाएगा तो x2 पे ये ए को बी को प्रेफर करेगा और ए इसके लिए लेस प्रेफरेबल बंडल रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, जबकि वो ए को भी
अफोर्ड कर सकता है। अब इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको लग रहा होगा दो बजट लाइंस क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो दो बजट लाइंस, आप ऐसा मानिए कि दो अलग अलग दिन या दो अलग बार बाजार जा रहा है, तो दोनों बार उसका बजट अलग अलग है। ओके, तो दोनों बार बजट अलग अलग है। तो फर्स्ट टाइम जब वो बाजार गया तो ये X1 उसकी जो है बजट लाइन थी। तो जब उसका ये बजट है तो उसने क्या किया, बी की जगह ए को प्रेफर किया। उसने बी की जगह ए को लिया, दैट मीन्स ही इज रिवीलिंग प्रेफरेंस टू ए, ही इज रिवीलिंग प्रेफरेंस टू ए rather than बी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो बाजार गया तो ये उसकी जो बजट है वो अलग हो गया, दैट मीन्स बजट लाइन भी अलग हो गई। तो उस दिन क्या होगा, वो बी को प्रेफर करेगा, ही इज प्रेफरिंग बी। ठीक है, कैसे प्रेफर, ए के कंपैरिजन में बी को प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है ये इसकी बजट लाइन पे है, और ये वाला जो पॉइंट है ये बजट लाइन के नीचे है, दैट मीन्स उसका कुछ इनकम का पार्ट बचा रह रहा है। दैट मीन्स हाउएवर ए इज अफोर्डेबल बट ही इज प्रेफरिंग बी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है वो इरेशनल है, कंज्यूमर इरेशनल है, और यहाँ पर रैप सेटिस्फाइड नहीं होता है। बिकॉज अगर एक बार उसने अपनी प्रेफरेंस दिखा दी ए के लिए, तो फिर बाद में वो बी के लिए प्रेफरेंस कैसे दिखा सकता है। एक बार उसने कह दिया कि वो बी की बजाय ए को प्रेफर करता है, तो दूसरी बार वो ये कैसे कह सकता है कि वो ए की जगह बी को प्रेफर करेगा। इफ x1 x2 is directly revealed preferred to y1 and y2, then it cannot happen that y1 y2 is directly revealed preferred to x1 and x2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो कंडीशन है इसमें रैप जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में रैप सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। द कंज्यूमर चूजेस बंडल ए ओवर बंडल बी as per X1 budget line. Thus, he is choosing A when B was affordable. ठीक है, B को वो खरीद सकता था लेकिन फिर भी वो A चूज कर रहा है, दैट मीन्स वो अपनी प्रेफरेंस दिखा रहा है A के लिए। फिर लेकिन जब बजट लाइन दो है, बट एज पर X2 बजट लाइन ही चूजेस B over A. Thus, there is no consistency in the consumer's preference because A is also affordable. So, we can say he is not a maximizing consumer. ठीक है, अब एक दूसरी कंडीशन देखते हैं। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप दोनों की ये जो बजट लाइन्स है ये अलग अलग बनाए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ये x1 बजट लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो ये जो पॉइंट है a, ये यहाँ पे है और b पॉइंट यहाँ पर नीचे है, तो ऑब्वियसली वो a को प्रेफर करेगा, बिकॉज यहाँ पर उसकी जो सारी इनकम है वो एग्जॉस्ट हो रही है, सारी इनकम स्पेंड हो रही है। हमने अपनी पहली कंडीशन यही देखी है कि कंज्यूमर को मैक्सिमाइजिंग होने के लिए उसकी जो सारी इनकम है उसे स्पेंड करनी है। उसके बाद अगर मैं ये x2 बजट लाइन लेती हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, a यहाँ है और b यहाँ है, तो फिर दैट मीन्स वो b की जगह a की जगह b पे जाना पसंद करेगा, b को प्रेफर करेगा। अभी एक दिन पहले ही या एक बार पहले ही बाजार गया तो उसने कहा था नहीं ए को मैं बी की जगह प्रेफर करता हूँ, दूसरी बार गया तो बी की जगह ए को प्रेफर करता हूँ, तो ये नहीं होता। दैट मीन्स कंज्यूमर के जो बिहेवियर है उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, और ये जो हमारा रैप है, रैप जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। अब एक दूसरी कंडीशन देखते हैं। देखिए ये वही है, पहले वाला ही फिगर है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, ए और बी की पोजीशंस को चेंज कर दिया है। ये है ए एंड दिस इज बी। ओके, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब देखिए अगर रेड वाली बजट लाइन है, अगर रेड वाली बजट लाइन है तो कंज्यूमर विल गो फॉर बंडल ए x1 x2। इफ this red is the budget line, then consumer will go for bundle x1 x2 and he will choose point A। ठीक है, बट अगर ब्लू वाली हमारी बजट लाइन है तो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर कौन सा लेगा, बंडल बी। लेकिन यहाँ देखिए ए ले रहा है जबकि बी अफोर्डेबल नहीं है, तो बी तो उसके अफोर्डेबल्स के सेट में ही नहीं है, तो दैट मीन्स उसका जो बिहेवियर है वो
रेशनल है। अब अगर यहाँ देखें जब ब्लू बजट लाइन है तो वो बी को चूज कर रहा है, लेकिन ए जो है वो उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो उसका जो बिहेवियर है उसमें कंसिस्टेंसी है। वो ए को चूज कर रहा है क्योंकि वो बी को अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो बी को इसलिए चूज कर रहा है अगली बार क्योंकि वो उस वक्त ए को अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब देखिए in this case the consumer chooses bundle A over bundle B as per blue budget line। ठीक है, thus he is choosing A when B was not affordable, वो B को खरीद ही नहीं सकता, तो प्रेफरेंस रिवील करने की तो कोई बात ही नहीं है। बट एज पर रेड बजट लाइन ही चूजेस B ओवर A, B is not affordable। जब रेड बजट लाइन है तो B अफोर्डेबल नहीं है यहाँ पे ये। ठीक है, thus there is consistency in the consumer's preference, so we can say he is a maximizing consumer। ठीक है, वो क्या है, मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर है। अब जरा एक तीसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे भी बजट लाइन वैसे ही है, मैंने थोड़ा इसकी ए और बी की पोजीशन चेंज कर दी है। ये तो हमारा बी है और ये हमारा ए है। ठीक है, अब देखिए अब अगर बजट लाइन इन दिस केस द कंज्यूमर चूजेस बंडल ए ओवर बंडल बी। अब अगर वो बंडल ए चूज करता है बंडल बी की जगह, यहाँ पे ये है x2 जो है इसकी बजट लाइन का नाम रख देती हूँ मैं। ठीक है, ही इज चूजिंग ए व्हेन बी इज नॉट अफोर्डेबल। लेकिन ठीक है, अगर वो ए चूज कर रहा है बी अफोर्डेबल है, लेकिन ए क्यों चूज कर रहा है, क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा फिजिबल है या सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट है। ठीक है, मैक्सिमाइजिंग पॉइंट है ये, क्योंकि यहाँ पे उसकी सारी इनकम जो है वो खर्च हो रही है। अब बट एज पर द बजट लाइन x1, ये वाली जो बजट लाइन है x1, ठीक है, ही इज चूजिंग बी। यहाँ पे वो बी को चूज करेगा, ए को चूज नहीं करेगा, बिकॉज ए जो है वो अफोर्डेबल नहीं है। पिछली बार उसने ए के लिए प्रेफरेंस दिखाई थी। ठीक है, लेकिन और फिर हमने उसने ए को चूज किया, हालांकि वो बी को अफोर्ड करता था, बी को अफोर्ड करता था, फिर भी उसने ए को चूज किया क्योंकि उसने ए के लिए प्रेफरेंस रिवील की थी, वो ए को प्रेफर करता था। अब इस केस में क्या है, इस केस में वापस जब हम बजट लाइन x1 पे आते हैं तो वो b को चूज करता है a की बजाय। क्यों, क्योंकि a अफोर्डेबल ही नहीं है। पहले उसने a पर अपनी जो है प्रेफरेंस जाहिर की थी, लेकिन अब a उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो इसलिए वो b ले लेता है। क्या करेगा, कुछ तो लेगा मार्केट से, कुछ तो लेके आएगा, कुछ तो खाएगा, तो जो उसके बजट में है वो लेके आएगा। तो दैट मीन्स इस केस में भी कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर के बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है, और जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर है, वो एक मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर है। अब देखिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल के तरीके से समझाती हूँ। बहुत सारे ग्राफ हो गए हैं। अब ये जो आप समझेंगे तो देखिए एकदम आपके दिमाग में क्लिक होगा और भी ज्यादा इजी लगेगा आपको ये। मैं गई कहीं रेस्टोरेंट में गई, ठीक है, मैं रेस्टोरेंट में गई, मुझे चाय पीनी थी, या मैं किसी के घर गई, मुझे चाय पीनी थी। तो पूछा आपके यहाँ आई, चाय पीनी थी, आपने पूछा क्या लेंगे, मैंने कहा चाय लूंगी। ठीक है, आपने चाय बना के दे दी। ठीक है, दूसरी बार मैं फिर गई, तो फिर आपने पूछा क्या लेंगे, मैम चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, मैंने कहा चाय, तो आपने मुझे चाय बना के दे दी। ठीक है, अब मैं तीसरी बार गई, तो तीसरी बार कुछ भी नहीं, आपने पूछा नहीं, भाई मैम तो चाय ही पीती हैं, चाय बना के ले आए, लेकिन मैं बोलूंगी मुझे तो आज कॉफी पीनी थी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे बिहेवियर में, है ना। मेरे पास दोनों ऑप्शन है चाय और कॉफी के। पहले 2 बार मैंने कहा कि मैं तो चाय पीऊंगी, मैंने यानी कि अपनी जो प्रेफरेंस है चाय के लिए जाहिर कर दी। ठीक है, लेकिन अब तीसरी बार मैं गई और फिर मैंने कहा चाय नहीं, मैं तो कॉफी पीऊंगी। दैट मीन्स मैं एक इरेशनल कंज्यूमर हूँ। पहले मैंने चाय के लिए अगर एक बार प्रेफरेंस जाहिर कर दी, तो अब अगली बार मैं कॉफी कैसे पी सकती हूँ जबकि मेरे पास चाय पीने का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये वही चीज है। ठीक है, अब देखिए इसको जो मैंने 3 फिगर्स बताए उनको तीनों को एक साथ देखते हैं। सबसे पहला तो हमने ये वाला किया था, ठीक है, जहां पे रैप जो है रैप सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर ने
फर्स्ट केस में ए के लिए प्रेफरेंस जाहिर की जबकि बी अफोर्डेबल था, लेकिन जब सेकंड केस था तो सेकंड केस में उसने बी के लिए प्रेफरेंस जाहिर कर दी जबकि ए अफोर्डेबल था। यानी कि कंज्यूमर एक साथ दो के लिए प्रेफरेंस नहीं जाहिर कर सकता, जबकि वो पहले जो प्रेफर किया था वो वाला बंडल भी खरीद सकता है। तो हियर रैप इज वायलेटेड। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा जो कंडीशन देखी वो ये थी, यहाँ पे फर्स्ट केस में ए के लिए प्रेफरेंस रिवील की कंज्यूमर ने बिकॉज बी वॉज नॉट अफोर्डेबल। ठीक है, लेकिन सेकंड केस में बी के लिए कंज्यूमर प्रेफरेंस रिवील किया जबकि ए जो है अफोर्डेबल नहीं था। ठीक है, तो जब दूसरा अफोर्डेबल ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसने प्रेफरेंस जाहिर की तो दैट मीन्स रैप इज सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन है फर्स्ट केस में, ये जो है ए ये बंडल चूज किया था कंज्यूमर ने जबकि ये X1 जो है बजट लाइन थी। ठीक है, लेकिन बी जो है बी की जगह ए को प्रेफर किया कंज्यूमर ने बिकॉज ए इज ऑन बजट लाइन और बी जो है वो लेस मैक्सिमाइजिंग पॉइंट नहीं है बिकॉज वो बजट लाइन के नीचे है, सारी जो इनकम है वो स्पेंड नहीं हो पा रही है। फिर जब बजट लाइन X2 हो गई तो कंज्यूमर ने बी लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये रैप सेटिस्फाई होता है। ओके, अब देखिए ये जो है कंडीशन रैप की, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बिकॉज आगे के पूरे वीडियो में मुझे ये कंडीशन चाहिएगी, तो बिल्कुल इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, इफ अ बंडल X1 X2 इज परचेज्ड एट प्राइस P1 एंड P2, X1 को कैसे X1 और X2 को किस प्राइस पे परचेज किया है, P1 एंड P2 एट एंड अ डिफरेंट बंडल, और एक दूसरा बंडल है Y1 एंड Y2 जिसको परचेज किया है प्राइस Q1 एंड Q2 पर, देन इफ P1 X1 प्लस P2 X2 इज ग्रेटर देन P1 Y1 प्लस P2 Y2। ये क्या है, ये हमारी बजट लाइन है। ठीक है, ये आई थिंक आप सभी को पता होगी कि ये बजट लाइन होती है। बजट लाइन क्या होती है, हमें बता देते हैं कि क्या कितनी इनकम है, P1 अगर 3 है, P2 इज इक्वल टू if 4, X1 इज 10, X2 इज इक्वल टू 6। तो बजट लाइन क्या होगी हमारी, P1 3, X1 10। ठीक है, कितनी 10 क्वांटिटी खरीदनी है, एक का प्राइस कितना है 3 रुपए, टोटल खर्चा कितना होगा 3 इंटू 10 30 रुपीज। ठीक है, X2 की कितनी क्वांटिटी खरीदनी है हमको, ये लिखा है मैंने 11, चलिए 6 लिखा था 11। ठीक है, उसके बाद उसकी प्राइस कितनी है, एक की पर पीस 4 है, दैट मीन्स टोटल कितना पैसा चाहिएगा इसके लिए 44 रुपीज। तो फिर टोटल कितना अपना बजट होना चाहिए 74 रुपीज। ये यही चीज है। ठीक है, और यहाँ पे ये ये भी वही चीज है, यहाँ पे बंडल को चेंज कर दिया है। तो अगर ऐसा है इसी प्राइस पे हम दूसरा बंडल लेते हैं तो वो अगर बजट लाइन से कम है तो फिर इट मस्ट नॉट बी द केस दैट Q1 Y1 प्लस Q2 Y2 इज ग्रेटर देन Q1 X1 प्लस Q2 X2। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि अगर ये है तो ये नहीं होना चाहिए, तब जो हमारा रैप है वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू दिस मस्ट नॉट बी ट्रू, ओनली देन रैप विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी हमारी बजट लाइन है जो कि हम हमेशा ही करते आ रहे हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पर। कम ऑन आप सबको ही पता ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी रैप की कंडीशन है और ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब जिसको भी कोई भी डाउट है, अब आप देखिए आपके सारे डाउट क्लियर होंगे जब हम उसको प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। आइए देखिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये इसका नेट के लिए कोई रिलेवेंस नहीं, इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। सबसे पहले इफ आई एम परचेजिंग कोक, देखिए ये एग्जांपल है। ठीक है, इफ आई एम परचेजिंग कोक, जब कोक की प्राइस क्या है 5 रुपीज, बजट है हमारा 5 रुपीज, देन आई रिवील्ड माई प्रेफरेंस फॉर कोक ओवर पेप्सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है,
मैं कोक के लिए अपनी प्रेफरेंस को बता रही हूँ। नाउ इन द सेम other case, in some other case, if I am choosing Pepsi, पहले दिन मैं बाजार गया, मेरा बजट था 5 रुपए, पेप्सी भी है कोक भी है, पेप्सी अफोर्डेबल है, ठीक है 4 रुपए की है, लेकिन मैंने कोक लिया बिकॉज मैंने कहा मुझे कोक पसंद है, मैं कोक ही पीऊंगी, भले ही मेरा 1 रुपया ज्यादा लग रहा है, दैट मीन्स मैंने अपनी प्रेफरेंस रिवील की कोक के लिए, हालांकि पेप्सी उससे सस्ता था और मैं खरीद सकती थी, ठीक है। अब अगले दिन मैं बाजार गई, if I am choosing Pepsi when Coke was not affordable, अगले दिन गई तो क्या हुआ, मेरा बजट तो सिर्फ 4 रुपीज ही था, तो मैंने क्या किया, मैंने पेप्सी खरीदा, ठीक है, मैंने पेप्सी खरीदा बिकॉज कोक जो है मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था, मेरा बजट 4 रुपए ही था, तो भी ठीक है, कंज्यूमर इज रेशनल और रेप सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगली बार मैं बाजार गई, ठीक है, एंड इफ आई चूज पेप्सी व्हेन कोक वाज अफोर्डेबल, ठीक है, अब अगली बार गई और मैंने कोक नहीं, मैंने पेप्सी चूज किया, जबकि मेरा बजट जो है 5 रुपीज था उस दिन भी, और मैं कोक को अफोर्ड कर सकती थी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देन आई एम नॉट अ मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिवील्ड माय प्रेफरेंस फॉर कोक, ठीक है, मैं मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर नहीं हो सकती क्योंकि मैंने पहले ही दिन कोक के लिए अपनी जो प्रेफरेंस है वो बता दी थी कि मैं कोक प्रेफर करती हूँ, मुझे कोक ही पीना है, भले ही कोक 1 रुपए महंगा है पेप्सी से, तो फिर मैं अगले दिन ऐसे कैसे कर सकती हूँ कि भाई पेप्सी पीऊंगी कोक नहीं पीऊंगी, जबकि मेरे पास कोक पीने के लिए पैसे हैं, ओके। तो यही चीज है, और यही चीज जो है ये कंडीशन में आती है, ये कंडीशन बार बार हर पेज पे, हर स्लाइड पे मैंने इसलिए लिखी है आगे की बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे, इफ अ बंडल x1 x2 is purchased at price p1 p2 and a different bundle y1 y2 is purchased at price Q1 and Q2, then if P1 X1 plus P2 X2 is greater than equals to P1 Y1 plus P2 Y2, then it must not be the case that Q1 Y1 plus Q2 Y2 is greater than Q1 X1 plus Q2 X2। तो और क्लियर हो गई होगी रिवील प्रेफरेंस थ्योरी आपको। और देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, इससे और कुछ जो भी बचा है वो सारा क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल को, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, तो ये रिवील प्रेफरेंस थ्योरी से आपको फिर कभी डर नहीं लगेगा। तो देखिए क्या करते हैं हम, ये थी हमारी कंडीशन, रैप की कंडीशन, ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी और प्राइस दे रखी है, हमारा न्यूमेरिकल एग्जांपल है, x1 जो है x1 की 2 यूनिट्स खरीदी जाती है, x2 की 2 यूनिट्स खरीदी जाती है, जहाँ प्राइस कितना है p1 is 1 p2 is 2, ठीक है। अब दूसरी कुछ क्वांटिटीज हैं y1 एंड y2, कितनी क्वांटिटी है 3 एंड 1, q1 q2, प्राइस कितनी है q1 3 q2 1। अब देखिए रैप चेक करते हैं, यहाँ पे हम किस तरह से वैल्यू रखते हैं, ये है p1, ओके, एंड दिस इज p1, p1 क्या है 1, ठीक है, ये यहां से लिया मैंने, ये आ गया यहाँ पे 1। फिर ये है x1, x1 कितना है x1 2, मैंने ये यहां से लिया, ठीक है, ये आ गया 2। फिर ये है प्लस प्लस एज इट इज मैंने पुट किया, फिर है p2, व्हाट इज p2, p2 इज 2, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पुट किया p2 2। देन x2, x2 कितना है x2 है 2, यहां से लिया मैंने, तो ये x2 आ गया 2। ये क्या साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू P1, P1 इज 1, ठीक है, तो यहाँ लिखा 1, देन Y1, Y1 इज 3, तो यहाँ लिखा मैंने 3, देन P2, P2 इज व्हाट, P2 इज 2, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2, एंड फिर है Y2, तो Y2 इज 1, तो यहाँ लिखा मैंने 1, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये 4 प्लस 2 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो दैट मीन्स ये कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है। एंड व्हाट इज इट एम्प्लाइज, दिस एम्प्लाइज दैट बंडल X is purchased at P1 P2 prices when bundle Y was not affordable, बंडल Y को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। अब क्या है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इट मस्ट नॉट बी द केस, तो इसको देख लेते हैं इसका क्या हो रहा है, ठीक है। Q1 क्या है, Q1 यहां से लेंगे, Q1 इज 3,
तो यहाँ पे ये लिखा है 3। आफ्टर दैट y1 इज ऑल्सो 3, तो ये लिखा है 3। फिर ये प्लस Q2 है हमारा 1, तो यहाँ लिखा मैंने 1। y2 इज ऑल्सो 1, तो मैंने लिखा 1। फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q1 इज 3, तो यहाँ पे ये लिखा मैंने 3। देन x1 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ लिखा ये 2 प्लस Q2 इज 1, तो ये 1। देन x2 इज 2, तो यहाँ पे 2। अब ये कितना आ गया, 3 3 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आया, 6 प्लस 4 8, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इट मस्ट नॉट बी द केस, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए था। This implies that bundle Y is purchased as at Q1 Q2 prices when bundle X was affordable and is rejected। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ये नहीं होना चाहिए था। इसका क्या मतलब है, रैप जो है हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इस केस में जो हमारा रैप है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, धीरे धीरे सारी पिक्चर क्लियर होगी। अब देखिए क्या है, एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, हमने दूसरा एग्जांपल लिया। ठीक है, वही हमारी रैप की तो जो कंडीशंस है वही थी। ये जो है इसमें ये वैल्यूज रखी 6 5, बिल्कुल ठीक है, आ गया। ओके, अब यहाँ पे जो मान लो कुछ और आ जाता, यहाँ पे सपोज 8 की जगह 11 आ जाता। अगर 8 की जगह 11 आ जाता, कुछ और फिगर होते, यहाँ पे 3 की जगह सपोज 2 की जगह यहाँ पे 3 होता, 2 की जगह 3 होता और यहाँ 8 की जगह 11 आ जाता। दैट मीन्स 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 होता नहीं है। दैट मीन्स ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दैट मीन्स क्या है, हमारा जो रैप है वो रैप जो है हमारा सेटिस्फाई हो गया है। दिस implies that bundle X is purchased at P1 P2 prices when bundle Y was affordable। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ठीक है, P1 P2 लिए हमने प्राइसेस, आप देखिए यहाँ पे P1 P2 ही है प्राइसेस। ठीक है, पूरे में हमने P1 P2 प्राइसेस ली है, तो X1 को परचेज करते हैं जब Y अफोर्डेबल नहीं है। और ये जो दूसरी वाली कंडीशन है, दूसरी वाली कंडीशन ये क्या कहती है, दिस एम्प्लाइज दैट बंडल Y इज परचेज्ड एट Q1 Q2 प्राइसेस। अब यहाँ पे पूरे में हम क्या लेते हैं, प्राइस Q1 Q2 ही लेते हैं, यहाँ पर P1 P2 नहीं लेते हैं। व्हेन द बंडल X वाज नॉट अफोर्डेबल। ठीक है, Y क्यों लेते हैं Q1 Q2 पे, क्योंकि X जो है वो अफोर्डेबल नहीं है। यहाँ पे जो है Y अफोर्डेबल था, हमने P1 P2 से Y को किया, यहाँ पे Q1 Q2 से X1 X2 को किया। अब ये सेटिस्फाई नहीं हुई, दैट मीन्स ये अफोर्डेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रैप सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग एक्सियम और वीक एक्सियम, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। इफ x1 is directly or indirectly revealed preferred to y1 and y2। ठीक है, अगर जो x है स्ट्रॉन्ग एक्सियम और वीक एक्सियम दोनों देखेंगे। अब देखिए वीक एक्सियम तो है, अब थोड़ा दोनों में थोड़ा सा अंतर है, पहले इसको समझते हैं जो डेफिनेशन लिखी है, फिर आगे देखते हैं। इफ x1 x2 is directly or indirectly revealed preferred to y1 and y2 then it cannot happen that y1 y2 is directly or indirectly revealed preferred to x1 and x2। अभी तक जो हमने समझा x वही चीज लिखी है। अगर एक बार कंज्यूमर ने कह दिया कि वो x1 और x2 को प्रिफर करता है y1 y2 की जगह, कैसे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता कि वो y1 y2 को प्रिफर करे x1 x2 के लिए। अगर वो प्रिफर करता है तो दैट मीन्स ही इज नॉट अ rational consumer। that means preference revealed by applying transitivity's observed choices। ठीक है, indirectly। नेक्स्ट है अब इसके अंदर वीक एक्सियम में क्या है, x1 x2 is directly revealed preferred to y1 y2 then it cannot happen that y1 y2। यहाँ पे तो देखिए क्या है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, डिफरेंस को समझिए, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग एक्सियम में। ठीक है, इनडायरेक्टली का क्या मीन्स है,
जो ट्रांजिटिविटी से प्रेफरेंस बताई जाती है, यानी इफ आई प्रेफर ए टू बी एंड इफ आई प्रेफर बी टू सी, देन ऑब्वियसली आई विल बी प्रेफरिंग ए टू सी। तो ये ऐसा कुछ होता है, ये ट्रांजिटिविटी। तो अगर हम प्रेफरेंस बताते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी, तो स्ट्रॉन्ग एक्सियोम में क्या है, टिक करना पड़ेगा। पहले तो वीक एक्सियोम तो होनी ही चाहिए, वीक एक्सियोम तो रैप तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, साथ में ट्रांजिटिविटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग में रैप तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, साथ में ट्रांजिटिविटी को भी देखना पड़ेगा, जबकि रैप में सिर्फ रैप को ही देखना है। If x1 x2 is directly revealed preferred to y1 y2, then it cannot happen that y1 y2 is directly revealed preferred to x1 and x2। ठीक है, डायरेक्टली मीन्स जो कंज्यूमर की चॉइस से जो प्रेफरेंसेस दिखाई देती हैं वो डायरेक्टली। यहाँ पर ट्रांजिटिविटी कंज्यूमर की चॉइस से नहीं दिखाई देंगी, वो कंज्यूमर ने तो सिर्फ ये बताया ही प्रेफर ए टू बी, यही बताया ही प्रेफर बी टू सी, बट ए और सी में क्या प्रेफरेंस है वो उसने नहीं बताई। वो हमने कहाँ से निकाली, वो हमने ट्रांजिटिविटी थ्योरी से निकाली। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली कंज्यूमर ने रिवील किया कि ही प्रेफर्स ए टू सी। और ये जो वीक है रैप में क्या है, वो डायरेक्टली प्रेफरेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, उसे ध्यान रखने का है। अब वो देखिए, ये जो है लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल मेरे इस पूरे लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, और यहाँ पर सारी पिक्चर्स एकदम क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। ऑब्जर्वेशंस समझो गुड 1 गुड 2 गुड 3। ठीक है, प्राइसेस दे रखी हैं ऑब्जर्वेशंस 1 2 एंड 3। 3 बार गया वो मार्केट, एक बार, दूसरी बार, 3 बार। तो जैसे मैंने कहा था, सैमुअल्सन ने कंज्यूमर्स का बिहेवियर ऑब्जर्व किया, एक्स का, वाई का, जेड का, तो समझ लो एक्स वाई जेड है। तो कंज्यूमर का, ये जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर को वो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, जब पहली बार गया, ठीक है, प्राइस P1 is 2, P2 is 2, X1 कितना लिया 3, X2 कितना लिया 4। सेकेंड टाइम P1 3, P2 2, X1 4, X2 3। फिर थर्ड P1 is 2, P2 is 2, X1 is 5, X2 is 5। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं। अब वो क्या है, कंज्यूमर का रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के हिसाब से प्रेफरेंस कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो इसकी बजट लाइन निकाल देते हैं। ठीक है, बजट लाइन आपको पता है P1 X1 प्लस P2 X2, और हम अपनी एक्सियम के हिसाब से इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं P1 P2, और इसको ये सभी सारी कंडीशंस के साथ x1 x2 के साथ निकालेंगे। सबसे पहले देखिए मैंने कैसे रखा है इसको, P1 एंड P2 क्या रखा है 2 एंड 3। ठीक है, तो ये वाला जो है P1 एंड P2 2 एंड 3, P1 is 2, P1 is 2, P2 is 3, तो उसको मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, फिर दूसरा P1 P2 ये यहाँ पे P3 P2, फिर P1 P2 ये वाला जो है इसको मैंने यहाँ पे रखा है। ओके, तो अब यहाँ पे x1 और x2 को कैसे रखा है मैंने, जैसे ये है दिस इज 3 एंड 4, तो ये यहाँ पे है x1 is 3, x2 is 4। फिर यहाँ पे ये 4 एंड 3, तो नेक्स्ट वाले में x1 is 4, x2 is 3। फिर ये 5 एंड 5, x1 is 5 एंड x2 is 5। ओके, अब यही वाला फॉर्मूला लगा के सारा एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है कि अगर वो x1 और x2 का ये वाला बंडल लेता है, साथ में प्राइसेस दे रखी हैं ये वाली, तो कितना एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, फिर अगर यही बंडल अगर इस प्राइस पे लेता है तो कितना एक्सपेंडिचर होगा, यही बंडल अगर इस प्राइस पे लेता है तो कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे 2, P1 is 2, X1 is 3, तो 2 into 3 plus 3 into 4, 3 into 4, 12 plus 6, this is equals to 6, sorry 18। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए P1 is 3 and X1 is 3 plus P2 is 2, X2 is 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 9 plus 8 17। तो इस तरह से ये सारे सॉल्व कर लेंगे 18 17 14, पूरा हमारा सबका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसी तरीके से सिंपली कुछ नहीं, बजट लाइन निकालनी है,
P1 x1 प्लस P2 x2 इस तरह से करना है, ठीक है। तो अब ये सारे एक्सपेंडिचर आ गए, कैसे सॉल्व किया उम्मीद आपको पता पड़ गया होगा, है ना। तो देखिए जैसे एक और सॉल्व करके मैं बता देती हूँ। अब यहाँ से ये जाएंगे, जैसे ये वाला कैसे किया है, तो यहाँ पे क्या है x1 इज 4 है और P1 कितना है 3 है, ये 3 प्लस यहाँ पे क्या है x2 इज 3 एंड P1 इज 2, तो ये कितना आ गया 3 4 जा 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18, ये इस तरह से आएगा। अब देखिए अगली स्लाइड में देखते हैं, सारी कैलकुलेशन गायब कर देते हैं और सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं, सारी कैलकुलेशंस मैंने हटा दी हैं। अब इसमें आप देखिए, सपोज मैंने माना कंज्यूमर का जो बजट है वो 20 रुपीज है, 20 रुपीज कंज्यूमर का बजट है। अब कंज्यूमर कौन सा बंडल चूज करेगा ये देखने का है। तो कंज्यूमर कौन सा बंडल चूज करेगा, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं हम फर्स्ट रो में, ये है 18, 17 एंड 25, ठीक है। 25 तो वो चूज नहीं कर सकता क्योंकि वो 25 अफोर्ड नहीं कर सकता। बजट क्योंकि 20 रुपीज ही है तो 25 तो उसके बजट लाइन से बाहर हो जाएगा, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ही कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा ये वाला बंडल है 17 और 18, 18 और 17 में से कौन सा चूज करेगा वो, 18 और 17 में से वो 18 चूज करेगा। 18 क्यों चूज करेगा, क्योंकि जो सबसे पहली हमारी कंडीशन थी कि वो जो अपनी इनकम है वो उसको पूरा स्पेंड कर ले, ठीक है। तो यही वो पॉइंट है, यही वो बंडल है जहाँ पे उसकी जो इनकम है मैक्सिमम स्पेंड हो जाती है, इसलिए वो 17 की जगह 18 को चूज करेगा। अब ये दूसरी रो देखें, दूसरी रो में फिर ये तो अफोर्डेबल नहीं है और 17 और 18 में से फिर उसको 18 ही चूज करना है क्योंकि उसको अपनी कमाई के पूरे मजे लेने हैं, ठीक है। 17 खर्च करेगा तो फिर उसकी कमाई में 3 रुपीज बच जाएंगे, यहाँ तो 2 रुपीज ही बच रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे ये 20 अफोर्ड करे, 20 चूज करेगा बिकॉज 14 जो है वो नीचे है, 14 नीचे है और उसकी जो इनकम है वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो पाती है। इस पॉइंट पर कंज्यूमर एक्चुअली चूजेस दीज बंडल एंड कंप्लीटली एग्जॉस्टेड मनी, ठीक है, पूरी इनकम उसको खर्च करनी है, तो इसलिए वो ये 1 2 3 ये जो है ये पॉइंट्स को वो चूज करेगा। अब देखिए, हाँ, अब देखिएगा ये जो है इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा किया है मैंने, बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अब देखिए कंज्यूमर पहली बार मार्केट गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम गया, ही चोजन बंडल 1, ठीक है। हाउएवर ही कैन अफोर्ड बंडल 2, ठीक है, बंडल 2 को अफोर्ड कर सकता है लेकिन उसने बंडल 1 को चूज किया। बंडल 3 जो है वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो ये तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बजट लाइन से बाहर है ये। अब फर्स्ट बार गया, वो बंडल 2 ले सकता है लेकिन उसने क्या लिया, बंडल 1। अब सेकंड बार जब वो मार्केट गया, ठीक है, सेकंड बार मार्केट गया तो ही कैन अफोर्ड बंडल 1 एंड ही कैन अफोर्ड बंडल 2 ऑल्सो। 3 तो है वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता तो उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो बंडल 1 को अफोर्ड कर सकता है लेकिन फिर भी उसने कौन सा चूज किया, उसने बंडल 2 चूज किया, जबकि पहली बार में उसने अपनी प्रेफरेंस जो है वो रिवील कर दी थी, ठीक है, पहली बार में अपनी प्रेफरेंस रिवील कर दी थी बंडल 1 के लिए, लेकिन जब दूसरी बार गया वो बंडल 1 ले सकता था, ही अफोर्ड बंडल 1 बट व्हाट ही हैज चूजन बंडल 2। दैट मींस क्या है, रैप जो है, रैप यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, रैप सेटिस्फाई नहीं हो रहा, रैप वायलेटेड, ओके। तो ये जो है ये ग्रे कलर में, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम ही रिवील्ड प्रेफरेंस फॉर बंडल 1 ओवर बंडल 2 एंड सेकंड टाइम ही रिवील्ड प्रेफरेंस बंडल 2 ओवर बंडल 1 which is not possible. However bundle 1 was affordable, बंडल 1 वो अफोर्डेबल था लेकिन फिर भी उसने बंडल 2 को चूज किया। दैट मीन्स जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर इरेशनल है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं उसकी चॉइस में, और जो रैप है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे, मैंने यही टेबल में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया फिगर में। सपोज मैंने यहाँ पे 25 की जगह कर दिया है 16, यहाँ पे मैंने कर दिया है 17 की जगह, यहाँ अलग से लिख देती हूँ क्लियरली नहीं दिख रहा, 22,
इधर मैंने 14 की जगह कर दिया है 25 और इधर भी 14 की जगह 25 कर दिया है। अब देखिए अब क्या होता है। फर्स्ट टाइम कंज्यूमर मार्केट गया, ओके, फर्स्ट टाइम कंज्यूमर मार्केट गया और वो कौन सा चूज करेगा, ऑब्वियसली वो बंडल 18 चूज करेगा। बजट उसका 20 है, बजट में है, ये भी बजट में है, बट वो 18 चूज करेगा बिकॉज 18 पे वो अपना मनी स्पेंड ज्यादा कर रहा है। 25 ही कैन नॉट अफोर्ड दिस थर्ड वन बंडल, तो ये थर्ड वो चूज नहीं करेगा। अब सेकेंड टाइम जब वो मार्केट गया, व्हाट विल ही चूज, he will choose this 18 obviously because he cannot afford this bundle one, and also he will not choose this because however it is affordable, but क्या हो रहा है, इनकम यहाँ पे ज्यादा स्पेंड हो रही है, तो जहां तो मैक्सिमाइजिंग के लिए इनकम उसको पूरा स्पेंड करना है, दैट मीन्स 18 वाला उसके लिए मैक्सिमाइजिंग रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट मीन्स ही इज रिवीलिंग प्रेफरेंस फॉर बंडल 2 ओवर बंडल 3। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बंडल 1 इज नॉट अफोर्डेबल, बंडल 2 इज ऑल्सो नॉट अफोर्डेबल, सो ही विल चूज बंडल 3, ही विल चूज बंडल 3। तो बिल्कुल सही है, पहली बार में उसने एक के लिए प्रेफरेंस दिखाया, ठीक है, प्रेफरेंस रिवील किया, दूसरी बार में उसने दो को लिया और 3 से 2 में प्रेफरेंस रिवील किया, पहला वाला तो खरीद ही नहीं सकता था वो। फिर थर्ड टाइम में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही वो बंडल्स नहीं खरीद सकता था, तो उसे तीसरा वाला लिया, कुछ तो लेना ही था। तो दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स कंज्यूमर जो है इस केस में कंज्यूमर रैशनल है। मैंने फिगर्स चेंज कर दिए थोड़ा, तो इस केस में कंज्यूमर रैशनल है और रैप जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। एट वन इंस्टेंस बंडल 1 इज चूजन ओवर बंडल 2, बंडल 1 is preferred to bundle 2. At second instance, bundle 2 is chosen over bundle 1. Bundle 2 is preferred to bundle 1 because what? Because 1 is not affordable. 1 is unaffordable. ठीक है, तो उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक और देखिए बिल्कुल अंत वाला, देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड में अभी तक हमने किया रैप, रैप हमारा पूरा हो गया है, आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। ये है अपना स्ट्रैप, ठीक है, स्ट्रैप कैसे देखेंगे, स्ट्रैप में दो चीजें हैं, एक तो अपना रैप सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वो तो हमने देख लिया, ठीक है, कि रैप सेटिस्फाई हो रहा है। अब ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी हमको देखनी है। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में बंडल 1 इज डायरेक्टली रिवील्ड preferred to bundle 2. This is not affordable, but this is affordable. But consumer is choosing bundle 1. So bundle 1 is revealed to be preferred to bundle 2. On second case, in second case, bundle 2. Bundle 2 is revealed to be preferred to bundle 3 as bundle 1 is not affordable, but bundle 2 and bundle 3 both are affordable. So consumer is revealed preference for bundle 2. Okay, in that case, if suppose this is A and this is B, this is bundle A and this is bundle B, so that means what, and this is C, that means A is preferred over B in case 1. Okay, in this case A is preferred over B. In this second case B is preferred over C. That means according to transitivity condition A should be preferred over C. Okay, what A should be preferred over C. तो फर्स्ट केस के हिसाब से क्या है, ए को हम प्रेफर करते हैं बी से, सेकंड केस के हिसाब से बी को प्रेफर करते हैं सी से, ठीक है, बी लेते हैं हम सी की जगह, बी को प्रेफर करते हैं, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिविटी थ्योरी क्या होना चाहिए, ए को प्रेफर करना चाहिए सी से, ठीक है। तो अब देखना है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, आप देखिए, अगर यहाँ पर हम बंडल ये वाला ले रहे हैं, यहाँ पे ये वाला ले रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, विच बंडल वी शुड चूज ए, बिकॉज यहाँ पे क्या है, वी आर रिवीलिंग प्रेफरेंस और बंडल 3 ओवर बंडल 2 ओवर बंडल 3, ठीक है, मैंने कहा था ये सी, ये बी, ये ए, सो यहाँ क्या है, बी इज प्रेफर्ड ओवर सी, यहाँ क्या है,
A is preferred over B. That means क्या होना चाहिए? A is preferred over C. But this A is not affordable. So consumer is choosing bundle 3. That means what? That means wrap is satisfied. In this case, strap is satisfied. तो क्या देखा strap satisfy के लिए? एक तो अपन ने wrap देखा, ठीक है, और एक अपन ने क्या देखा? Transitivity. ओके, वन रैप, सेकंड ट्रांजिटिविटी, दो कंडीशंस देखनी है. सो बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सो रैप is strap is satisfied. So that's all from my side for reveal preference theory. अगर आपका अब कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा. तो तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल. हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना.